गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड ईयर की इस क्लास में हमारा फर्स्ट पार्ट में जो टॉपिक चल रहा था गोद निषेध प्रथा, उसको कोशिश ये की गई थी कि पूरे विस्तारित रूप में आपको समझाया जाए और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया भी था। और आज हम डलहौजी की उस गोद निषेध नीति की समीक्षा का टॉपिक तैयार करेंगे। इसके संबंध में भारतीय और अंग्रेज इतिहासकार जो हैं उनमें काफ़ी मतभेद पाया जाता है। स्वाभाविक है, जो अंग्रेज इतिहासकार होंगे वो डलहौजी की इस गोद निषेध प्रथा को हर सूरत में सही प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे और भारतीय इतिहासकार जो हैं वो निश्चित रूप से इसके विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उन्होंने इस नीति के तीन सिद्धांतों पर आधार होना या इस नीति के तीन सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। पहला, भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति थी। दूसरा, गोद लेना सर्वोच्च शक्ति की अनुमति से वैध माना जा सकता था। और तीसरा, सर्वोच्च शक्ति को यह अधिकार है कि वह इसकी स्वीकृति को रोक सकती थी। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आधार इस गोद निषेध प्रथा के लिए बनाए गए थे उसमें सर्वप्रथम ब्रिटिश इतिहासकारों ने ये मत अपना प्रस्तुत करा है, क्योंकि इस समय भारत में सर्वोच्च शक्ति जो थी वो ब्रिटिश शक्ति थी और ब्रिटिश शक्ति सर्वोच्च होने के कारण किसी भी भारतीय राज्य के विरुद्ध अपना कोई भी निर्णय ले सकती थी। और ऐसी स्थिति में उनका ये मानना है, सर्वोच्च शक्ति की अनुमति के बिना किसी भी प्रथा को वैध या अवैध या कानूनी या गैर कानूनी माना जा सकता है। और किसी भी देश में या किसी भी राज्य में सर्वोच्च शक्ति जो होती है उसे ये अधिकार होता है कि वो किसी भी बात के लिए स्वीकृति प्रदान करे या स्वीकृति ना प्रदान करे। तो इस आधार पर, क्योंकि ये ब्रिटिश शक्ति सर्वोच्च थी, तो उसे ये अधिकार था कि वे गोद निषेध प्रथा के संबंध में अपनी स्वीकृति पर रोक लगा सकती थी। यहाँ इसके विरोध में आप देखिए, जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने ये जो आधार प्रस्तुत किए गए हैं पाश्चात्य इतिहासकारों के द्वारा, उनका खंडन करते हुए सर्वप्रथम सार्वभौमिकता का औचित्य केवल शक्ति पर आधारित था, तर्क पर नहीं। उन्होंने जो अधिकार प्राप्त किए थे वे विजयों द्वारा, अनुदानों द्वारा या संधियों द्वारा प्राप्त किए थे। इस प्रकार प्राप्त किए गए अधिकारों को सार्वभौमिकता का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, मुगल सम्राटों को भी ऐसे अधिकार प्राप्त थे, किंतु उन्होंने राज्यों का अपहरण नहीं किया। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मुगल जो है उन्होंने हमारे देश में आक्रमण करके यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित किया था और विशाल मुगल साम्राज्य यहाँ स्थापित किया था। यानी अपनी सार्वभौमिकता जो है उनको मुगल बादशाहों द्वारा भी स्थापित किया गया था। और उसके लिए यदि आपको याद हो, जैसे अकबर महान के समय में भी विभिन्न राज्यों को जो मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था उसमें अपनी विजयों के माध्यम से या फिर अपनी शर्तें मनवा करके उनको अधीन किया गया था। और हमारा मेवाड़ और मारवाड़ राज्य जो है उसको उन्होंने इस अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन सर्वोपरि शक्ति या सत्ता होने के बावजूद भी हमारे प्राचीन समय से चली आ रही गोद लेने की इस प्रथा को कभी भी मुगल सम्राटों के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमान्य घोषित नहीं किया गया था। जबकि आप देखिए, जो भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी उसमें उन्होंने जो सार्वभौमिकता का अधिकार प्राप्त किया था वो विजयों द्वारा था, अनुदानों द्वारा था या संधियों द्वारा प्राप्त किया था, जिसमें सहायक संधि हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वो सार्वभौमिकता का औचित्य प्रस्तुत करते हैं तो वो किसी सूरत में
ठीक नहीं हो सकता या सही नहीं हो सकता। दूसरा, जहाँ तक हम बात करते हैं अधीन राज्यों की, अधीन शब्द जो है वो ही अपने आप में भ्रामक है। अधीन और सहयोगी राज्यों के बीच तथा अधीन और आश्रित राज्यों के बीच भेद स्थापित करना केवल भ्रम उत्पन्न करने के बराबर था। डलहौजी ने इसे स्वयं स्पष्ट करते हुए जब ये कहा था, जो राज्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं अथवा जिन राज्यों ने अपनी पूर्व की स्थिति को छोड़कर अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता को मान्यता दी है। तो आप यहाँ पर देखिए, स्वयं डलहौजी के द्वारा इस तरह के जब वक्तव्य प्रस्तुत किए गए हैं तो उससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये राज्य जो अधीन शब्द की जो अधीन की कैटेगरी में रखे गए थे, उन राज्यों में अधीनता शब्द जो है वो भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। और यहाँ पर यदि हम देखें, आप देखिए ली वार्नर जो एक प्रसिद्ध विद्वान है, ली वार्नर के अनुसार मुगल सम्राट या मराठा पेशवा के सार्वभौमिकता के आधार पर इन अधिकारों की चर्चा की गई है, लेकिन मुगल सम्राट या मराठा पेशवा ने भी कभी भी अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया था जिस सार्वभौमिकता की बात अभी हम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, जो अधीन संबंधी बातें हैं, मुगल बादशाहों के द्वारा विभिन्न भारतीय राज्यों को अधीन किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने अधीन किए गए राज्यों पर भी इस तरह की परंपराएं जो भारत में प्राचीन समय से चली आ रही थी, उन परंपराओं को, उन प्रथाओं को कभी भी अमान्य नहीं माना था। तो चाहे वो सार्वभौमिकता की कंडीशन हो, चाहे अधीन राज्यों की कंडीशन हो, जो पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा इस नीति के आधार प्रस्तुत किए गए हैं वो निश्चित रूप से अमान्य हैं और अपने आप में अस्पष्ट हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में हम उचित नहीं मान सकते। फिर जो तीसरा सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है ब्रिटिश पाश्चात्य इतिहासकारों के द्वारा, उसमें सर्वोच्च सत्ता गोद लेने की स्वीकृति रोक सकती है, ये भी पूरी तरह से अनुचित माना जाता है। आप देखिए, यद्यपि मुगलों के पास भी अधिकार था, किंतु हिंदू समाज की जो विचित्र स्थिति होने के कारण उन्होंने कभी भी इस स्वीकृति को नहीं रोका था, क्योंकि वो इस बात को भली भांति जानते थे कि यहाँ पर जो हिंदू प्रजा है वो बहुसंख्यक है और राजाओं में ये जो गोद लेने की नीति या प्रथा है ये बरसों से चली आ रही है, और यदि इस नीति के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई या इस नीति को या इस अधिकार को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्हें राज्यों और राज्यों की प्रजा के विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मुगल सम्राटों के द्वारा भी कभी भी इस प्रकार से कोई कार्य नहीं किया गया जहां भारतीय शासकों या हिंदू शासकों की प्राचीन समय से चली आ रही प्रथाओं को किसी प्रकार से रोक टोक की जाए। जो उनके अधिकार थे उन अधिकारों को उन्होंने स्वीकार किया था। प्रारंभ में अंग्रेज भी मुगलों की नीति का अनुसरण करते रहे थे, यानी जब तक उन्होंने यहाँ अपने वर्चस्व को स्थापित नहीं किया था तो उन्होंने मुगलों की इस नीति को, यानी भारतीय राजाओं की जो प्रथाएं थी, जो परंपराएं थी, उनको स्वीकार किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भी भारतीय राज्यों के विरुद्ध उस नीति का अनुसरण होता रहा था। किंतु 1831 ईस्वी के बाद यदि हम देखें तो कंपनी की नीति जो थी उसमें परिवर्तन आने लगा था, और ये परिवर्तन का प्रमुख कारण यदि हम देखें तो निश्चित रूप से 1831 का समय जो था वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार काफी हद तक हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक दृष्टि से, ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक दृष्टि से और ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत हो चुकी थी, और ऐसी स्थिति में वो किसी भी देशी राज्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में सक्षम हो चुकी थी। संभवतः यही कारण है कि 1831 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आने लगा
उनके द्वारा की गई संधियों में भी इस प्रकार का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। किस प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है कि भारतीय राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। तो उनके द्वारा जो नीतियां थी उसमें किसी भी प्रकार से भारतीय परंपराओं का जो निर्वाह भारतीय राजाओं के द्वारा किया जाता था उस पर रोक टोक करने संबंधी कोई उल्लेख नहीं मिलता। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेजों को गोद लेने को रोकने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं था। किसी भी आधार पर, चाहे सर्वोच्चता का आधार हो, चाहे वो राज्यों को अधीन करने का अधिकार हो या राज्य उनकी अधीनता को स्वीकार कर चुके हों, चाहे राज्य उनके साथ संधि कर चुके हों, उसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को यह नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं था कि वे भारतीय राज्यों से उनकी बरसों से चली आ रही प्रथा को रोकने के लिए अपने शक्ति का प्रयोग करें या उन राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मानने के लिए विवश करें। कुल मिलाकर यदि हम ये देखें तो डलहौजी की ये जो नीति थी वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम थी, जिसके फलस्वरूप न केवल कंपनी साम्राज्य का विस्तार हुआ बल्कि राज्य की आय में भी अधिकाधिक वृद्धि हुई। जो उद्देश्य लेकर के डलहौजी भारत में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना, सिर्फ अपने उसी उद्देश्य को, अपनी उसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए डलहौजी कटिबद्ध था। इसलिए ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा ये आधार प्रस्तुत किए गए हैं और इसमें हम उदाहरण भी लिख सकते हैं कि आप चाहें तो झांसी का जो राज्य था, जब संधि करके उसको वंशानुगत अधिकार प्रदान कर दिया गया था, तो ये बात तो कहीं समझ में ही नहीं आती है कि फिर उसके वंशानुगत अधिकार से उसको हटा दिया जाए और जब शासक निसंतान या बिना पुत्र के उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में उसको गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जाए। तो यदि हम नैतिकता की दृष्टि से देखें, डलहौजी द्वारा जो नीति अपनाई गई वह पूरी तरह से अनैतिक थी और जो पाश्चात्य इतिहासकार उसकी इस नीति को मान्य करार देने के लिए अपने आधार प्रस्तुत करते हैं, वो आधार भी स्वतः ही निराधार हो जाते हैं। इस तरह से आप गोद निषेध नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी की, उसकी समीक्षा कर सकते हैं और इन पॉइंट्स के आधार पर आप अपने आंसर को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। और फिर भी यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो पुनः अपनी इस बात को रिपीट करूँगी। आप कभी भी कॉलेज जब खुलेंगे तो आप उस पॉइंट को आप नोट करके रखें, हम लोग उस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप लोग पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।